क्योंकि सन रेज आ रही है अंदर लेकिन वापस नहीं जा पा रही है, सब यहीं पे ब्लॉक। इस लो प्रेशर सिस्टम में आने के बाद खुद भी वार्म होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सी है वो तो वार्म है। साउथ वेस्ट मानसून में जा रहा है ना, यहाँ पर ही प्रॉपर बारिश होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? यहाँ पर है फैक्टर बेटा टोपोग्राफी का। समर के टाइम पे ये सारा यहाँ पर विंड सिस्टम मानसून क्रिएट हो रहा होता है सी के पास, और वो धीरे धीरे। Hello dear students, welcome to Yon Study Platform Concept Corridor and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to cover the second part of chapter number 3, Climates of India for class 7 social science, and we are going to start this video with the topic monsoons. So let's get started. बेटा मानसून क्या होते हैं? यूजुअली जब हम मानसून वर्ड बोलते हैं तो उसके साथ हमको समझ में आता है कि रेनी सीजन की बात हो रही है। मानसून आ रहे हैं, इसका मतलब रेनी सीजन आ रहा है। सो रेनी सीजन एंड मानसून आर दीज टू द सेम वर्ड। लेट्स फाइंड इट आउट हियर। मानसून वर्ड आया कहां से है? इट हैज कम फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम। जो अरबिक वर्ड मौसम है वहीं से ये मानसून वर्ड लिया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स द सीजनल विंड दैट चेंजेस द डायरेक्शन एंड ब्रिंग रेन। बेटा इसका मतलब है सीजनल विंड। सो इट डजंट मीन दैट इट इज नॉट जस्ट अ रेन, इट इज द सीजनल विंड सिस्टम। ये विंड का एक प्रॉपर सिस्टम होता है और ये सिस्टम किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि ये रेन लेके आएंगे या फिर ड्राई सीजन लेके आएंगे इन साउथ एशिया। यस बेटा, मॉनसून कैन ब्रिंग रेन बट इट कैन ब्रिंग ड्राई सीजन ऑल्सो। अब वो कैसे होता है, ऑल मैकेनिज्म वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर। ठीक है, अब पहले तो ये समझो कि मॉनसून में कौन कौन से फैक्ट आपको पता होने चाहिए। बेटा मॉनसून समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड मूवमेंट ये कैसे अफेक्ट करते हैं लैंड एंड सी में, जो कि हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड। Here we are going to talk again about the sea breeze and land breeze. Basically monsoon उसी वजह से create होता है। ठीक है, देखो this is whole ocean and this yellow part is representing the Indian subcontinent, the land mass basically. ठीक है, अब summer time पे क्या होगा? During the summer time extreme heat से sun energy नीचे आ रही है, land भी absorb कर रहा है और water भी absorb कर रहा है। पहले कौन करेगा? land। मैंने आपको बताया था, याद रखना, हमेशा वाटर बॉडी में टेम्परेचर धीरे चेंज होता है, लैंड में जल्दी होता है, तो लैंड हीट एनर्जी को जल्दी एब्जॉर्ब करेगा। सो टेम्परेचर फैक्टर है। ठीक है, अभी देखो इनिशियली ये थी एयर पार्टिकल की कंडीशन, यहां पर भी सेम थे, यहां पर भी सेम थे। जैसे ही हीट एनर्जी नीचे आई, लैंड ने रिसीव करी, पहले गर्म हुआ तो हीट एनर्जी लैंड की सारी किसके पास? सारी की सारी इन एयर पार्टिकल के पास। एयर हो गई वार्म एयर ऑलवेज राइजेज अप। वंस इट राइजेज अप तो यहां क्या क्रिएट हुआ? यहां क्रिएट हुआ बहुत पावरफुल लो प्रेशर सिस्टम, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन भी बोलते हैं। लास्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था डिप्रेशन। ठीक है, सो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हुआ और विंड कहां मूव करती है बेटा? एयर कहां को मूव करती है? हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ। ये जो यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है इसको कवर करने के लिए एकदम से ये सारी ठंडी हवा लैंड की तरफ आएगी। समझ आया? सो देखो 3 साइंटिफिक फैक्टर्स। सबसे पहले हमने देखा टेम्परेचर। टेम्परेचर से ये पूरा गर्म हुआ, टेम्परेचर पूरा किसके पास गया? एयर पार्टिकल के पास गया, वो राइज हो गए। उसके बाद यहाँ क्या क्रिएट हुआ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अनदर फैक्टर। उसके बाद जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हुआ तो यहां से विंड का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। सो द थर्ड फैक्टर इज विंड मूवमेंट। सो 3 साइंटिफिक थिंग्स, हाउ दे आर रिलेटेड, ये हमने समझा यहां पर। ठीक है, अब यहां पे एक बात ध्यान दो बेटा, यहां से विंड का मूवमेंट हुआ, कहां से हुआ? कहां से हुआ? सी के ऊपर से हुआ। अब जब सी के ऊपर विंड है तो उसमें बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट भी तो होगा, इजंट इट? तो यहां पर विंड के साथ साथ ये सारे मॉइस्चर यानी H2O जो वाटर वेपर्स हैं वो भी ट्रैवल कर रहे हैं इधर को, और जब वो ट्रैवल करेंगे इधर को तो क्या होगा? वही आगे जाके क्लाउड फॉर्मेशन करेंगे एंड दिस विल ब्रिंग रेन इन दिस इंडियन लैंड मास। एम आई क्लियर? इसीलिए हमेशा समर्स के बाद क्या आता है बेटा? रेनी सीजन आता है, क्योंकि समर के टाइम पे ये सारा यहाँ पर विंड सिस्टम मानसून क्रिएट हो रहा होता है सी के पास, और वो धीरे धीरे फिर ट्रैवल करते करते लैंड मास में आता है। किसके साथ आता है? लॉट्स ऑफ वाटर वेपर्स के साथ, एंड दैट ब्रिंग्स द रेन। एम आई क्लियर? देखो इसको मैंने प्रॉपर लिख के दिया यहाँ पर। ड्यूरिंग समर क्या हो रहा है? समर्स बिगिंस द एशियन लैंड मास हीट्स अप फास्टर। अगर फास्ट हीट अप हुआ तो एयर अबव द लैंड गेट्स वार्म एंड राइजेस। वो राइज हो गई तो क्या क्रिएट होगा? अ पावरफुल लो प्रेशर सिस्टम ओवर द लैंड। अगर लो प्रेशर सिस्टम लैंड पे हो गया तो फिर क्या होगा? विंड मूवमेंट फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। हायर प्रेशर कहाँ है? सी में, तो सी से लैंड की तरफ विंड मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नाउ
सो कूल एंड मॉइस्ट विंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा, मॉइस्ट विंड होती है, ठीक है। सो कूल एंड मॉइस्ट विंड फ्रॉम इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल रशेस टुवर्ड द लैंड एंड देन इट ब्रिंग्स द रेन, ठीक है। अब देखो विंटर्स में क्या हुआ, विंटर्स में बेटा ठीक इसका उल्टा लिखते जाना है हमें, कुछ नहीं है। देखो यहां पे विंटर्स में, ड्यूरिंग विंटर्स द एशियन लैंड मास कूल्स फास्टर। अब विंटर्स के टाइम पे ठंड पड़ रही है ना, तो ठंड के टाइम पे लैंड भी ठंडा होगा। कौन पहले ठंडा होगा, वाटर बॉडी की लैंड? ऑब्वियसली लैंड। वाटर हमेशा धीरे होता है, गर्म भी ठंडा भी, तो लैंड मास इस टाइम पे ठंडा हो गया, ठीक है। अब अगर लैंड ठंडा हो गया तो यानी सी गर्म रह गया, तो सी के ऊपर की जो इतनी भी एयर है वो वार्म हो जाएगी, इट विल राइज अप। जितने भी ये सी लिखे ना यहाँ पर, इन सब के ऊपर की एयर ऊपर राइज होगी, तो यानी कि अब लैंड से एयर कहां को जाएगी, सी की तरफ, ठीक है। देखो ड्यूरिंग विंटर्स द एशियन लैंड मास कूल्स फास्टर, ड्यू टू दिस एयर अबव द सी वार्म्स एंड गेट राइजेस। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां क्रिएट होगा, दिस राइजिंग एयर कॉजेज अ लो प्रेशर सिस्टम ओवर द सी। अब सी के ऊपर लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो गया है, ठीक है। ड्यू टू दिस विंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशियन, ब्रिंगिंग ड्राई कंडीशन टू मच ऑफ एशिया। अब मुझे ये बताओ यहां पर ये क्यों लिखा है, ब्रिंगिंग ड्राई कंडीशन टू मच ऑफ एशिया, व्हाई इट इज रिटन हियर बेटा? क्योंकि ये जो विंड है वो लैंड से ट्रैवल कर रही है ओशन की तरफ। लैंड में इतनी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज थोड़ी हैं, तो वहां पर इतना सारा मॉइस्चर कंटेंट तो होगा ही नहीं उस एयर में, दैट्स व्हाई इट इज अ ड्राई विंड। Am I clear? सो ये वाला जो समर है, समर टाइम पे जो विंड ब्लो हो रही है वो कहां से हो रही है, वो ओशियन से लैंड की तरफ हो रही है, बारिश लेके आ रही है। लेकिन विंटर टाइम पे लैंड से अब ओशन की तरफ जा रही है जहां पर कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट ब्रिंग्स द ड्राई क्लाइमेट। क्लियर? आगे देखते हैं मॉनसून इन इंडिया ड्यूरिंग द समर्स। अब पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट को लेके समझते हैं। देखो यहाँ पर बेटा इंडिया में समर्स टाइम पे यहाँ पर जितना भी ओशन है, यहां से ऊपर को विंड ट्रैवल होना शुरू हो रही है, विंड मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है समझ में आ गया ना, लैंड मास हीट अप फास्टर, सारा कंसेप्ट ने समझ लिया। अब बेटा क्योंकि इसकी डायरेक्शन देखो, ये साउथ और वेस्ट के बीच से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए इसको साउथ वेस्ट मॉनसून भी बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है। इन इंडिया द समर मॉनसून आर ऑल्सो कॉल्ड साउथ वेस्ट मॉनसून ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड कमिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट। क्लियर? आगे देखो, it starts from southern tip in early June moving northward। ये यहाँ पर सदर्न टिप से बिल्कुल स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट जून एंड में, और ऊपर को फिर ट्रैवल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर ओवर सेवरल वीक्स अंटिल दे कवर द एंटायर सब कॉन्टिनेंट बाय मिड जुलाई, और मिड जुलाई आते आते लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट में पहुंच जाते हैं और हर जगह फिर बारिश शुरू हो जाती है। पता पड़ा? चलो मूविंग अहेड। ऑन पासिंग थ्रू द वेस्टर्न घाट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। On passing through the western ghats, their western slope receive much rainfall, while the Deccan Plateau to the east receive less and often with the interruption। अगर इनिशियली आपको याद हो जो हमने डिफरेंट क्लाइमेट जोन पढ़े थे, ये वाले रीजन में हमने क्या पढ़ा था, दिस वाज वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहां पर, और ये वाले पार्ट में क्या था, इट वाज सेमी एरिड। यस, ये जो वेस्टर्न घाट था यहां पे था वेट ट्रॉपिकल और यहां पे था सेमी एरिड। क्यों? यहां से तो पूरी ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है जा रहा है ना, यहां पर भी प्रॉपर बारिश होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? यहां पर है फैक्टर बेटा टोपोग्राफी का। टोपोग्राफी, जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं यहां पर क्या है, कुछ माउंटेन्स हैं, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, तो यहां पर जब ये विंड ट्रैवल होते हुए जाती है तो क्योंकि यहां पर ये स्लोप है ना, तो स्लोप से टकराते ही वहां पर क्या होता है, कंडेंसेशन जल्दी हो जाता है। किस चीज का? वाटर वेपर्स का। क्लाउड फॉर्मेशन वहीं पर हो जाता है, तो वहां पर ज्यादा रेनफॉल हो जाती है। और यहां पर क्योंकि रेनफॉल हो गई कहां पर, वेस्टर्न घाट्स में, तो उसके बाद यहां पर डेक्कन प्लेटू में आते आते जो क्लाउड वाले वाटर वेपर्स है वो खत्म हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए डेक्कन प्लेटू में हमेशा कम बारिश मिलेगी, वेस्टर्न घाट में ज्यादा मिलेगी। अंडरस्टूड? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी। मैंने आपको बताया भी था कि मैं टोपोग्राफी का एक और एग्जांपल बताऊंगी आपको, दिस इज द वन, ठीक है। वेस्टर्न घाट के टोपोग्राफी की वजह से वेस्टर्न घाट में हो जाता है आपका वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्योंकि वहां ज्यादा रेनफॉल हो जाता है, और यहां पर जो ये आपका डेक्कन प्लेटू है वो हो जाता है सेमी एरिड, क्योंकि वहां तक वाटर वेपर पहुंच ही नहीं पाते, कम हो जाते हैं। Am I clear? चलो मूविंग अहेड।
नाउ हियर व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द विंटर्स। बेटा विंटर्स में क्या हो रहा है, अब विंटर्स में ये वाला जो लैंड मास है वो हो गया ठंडा, सी रह गया है गर्म, सी के ऊपर की जितनी एयर वो ऊपर राइज हो गई, यहां पर बन गया आपका लो प्रेशर सिस्टम। अब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मास है, लैंड मास, वहां से एयर ट्रैवल कर रही है नीचे को, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से ट्रैवल होते हुए नीचे को आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है। विंटर मॉनसून इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बिकॉज विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ड्यूरिंग विंटर्स द विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन, लैंड से ओशन की तरफ ये ट्रैवल कर रहे हैं। These are dry winds that bring cold weather to the southern India। बेटा इसमें कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हम ड्राई विंड भी बोलते हैं, ठीक है। बट अ पार्ट ऑफ देम पासिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल कलेक्ट सम मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेनफॉल टू द पार्ट्स ऑफ ईस्ट एंड साउथ एशिया। बेटा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जब ये पास हो रहा है तो जो पार्ट बे ऑफ बंगाल से पास होगा दैट कैन कलेक्ट सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम हेयर एंड देन इट विल ब्रिंग रेन टू द ईस्टर्न पार्ट और द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बाकी पूरी इंडिया से जब ये पूरा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पास होता है तो इट विल बी ड्राई एंड कोल्ड। Am I clear? अब क्वेश्चन यहाँ से कौन कौन से आ सकते हैं, विच मॉनसून ब्रिंग रेन टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, साउथ वेस्ट मॉनसून। विच मॉनसून यू विल सी ड्यूरिंग द विंटर टाइम्स, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। Why northeast monsoon sometime bring rain to the southern part of the India? Because when northeast monsoon pass from the Bay of Bengal, it collects some amount of moisture and then it can get rain to the southern part of the India. Am I clear? तो इस टाइप से क्वेश्चन के आंसर आपको करने आने चाहिए यहाँ से। मूविंग अहेड एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर हाउ टू प्रिडिक्ट द मॉनसून। बेटा प्रिडिक्शन के लिए एक तो हमारे पास मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ही, वो कैसे प्रिडिक्ट करता है ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, यस। लेकिन इसके अलावा देयर आर सम लोकल वेज ऑल्सो, सो लेट्स फाइंड आउट दोज लोकल वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, fishermen on Konkan coast predict the onset of monsoon when fishes which usually stay low deep down come on the surface। जब वो फिशेस सरफेस पे आके तैरना शुरू करती है तो ये जो फिशरमैन है ये बोलते हैं कि अब बारिश होने वाली है ना, वे ऑफ प्रिडिक्शन। इसके अलावा देखो, इन पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया मॉनसून इज सेट टू अराइव विद इन 50 days आफ्टर द गोल्डन शार ट्री। दिस इज गोल्डन शार ट्री, इसका साइंटिफिक नेम है कैशिया फिस्टुला। जब ये ब्लॉसम करता है, जब उसमें फूल आने लग जाते हैं तो उसके बाद बोलते हैं कि 50 days के बाद अब मॉनसून आ जाएगा, ठीक है। और क्या है देखो, सम कम्युनिटीज बिलीव दैट व्हेन क्रो, बेटा क्रो बिल्ड देयर नेस्ट हाई ऑन द ट्री, अगर बहुत ऊपर क्रो ने नेस्ट बनाया तो इसका मतलब बारिश नहीं आने वाली, और अगर उसी क्रो ने अपना नेस्ट नीचे की ब्रांचेस से बनाया है इसका मतलब बहुत तेज बारिश होने वाली है। सी द ऑब्जर्वेशन, है ना। इसके अलावा सम ऑफ द फैक्ट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 2 लाइक croaks of frog, birds flying low, ants shifting their eggs to the higher up ground. This all also indicates that rain is going to come. These are way of prediction basically. ठीक है, चलो moving ahead and now we are going to see the climate and our life. बेटा how this climate is affecting our life. This is the proof. ये पिक्चर है आपकी NCERT की, यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, different type of festivals are being celebrated by different communities of India. Now why we celebrate these all festivals, do you know? बेटा पहले के टाइम पे जब हमारी लाइफ पूरी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर अगर अच्छा होगा, यानी जो भी आपने क्रॉप को सो किया वो अच्छे से उग गई, प्रॉपर उसकी हार्वेस्टिंग भी हो गई, हार्वेस्टिंग मतलब प्रॉपर कटिंग वटिंग होकर रख दिया उसको सेफली, उसके बाद लोग इस तरीके से सेलिब्रेट करते थे। सो दीज आर बेसिकली द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, ठीक है। और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। क्लियर, एक बार देख लेते हैं। India has many festivals associated with the seasons, agriculture and the activities। यहाँ पर देखो, this is बिहू, कहाँ पर होता है ये, असम में, है ना, असम में होता है। छठ पूजा बिहार में, मकर संक्रांति ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया। दिस इज बैसाखी पंजाब, पोंगल कहाँ होता है, केरला में। दिस इज आवर विंटर फेस्टिवल, दिस इज इन मेघालय, ये प्रॉपर स्टेडियम में होता है आजकल, ठीक है। बेटा इन्हीं सारे फेस्टिवल को मैंने आपको मंथ वाइज ग्रुप करके दिया हुआ है। देखो जनवरी में कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, इनमें से बिहू, लोहरी, मकर संक्रांति, लोसर। लोसर हम आगे देखेंगे, ये यूजुअली लद्दाख के रीजन में होता है। दीज ऑल आर द हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। और देखो कौन से हैं, अप्रैल, मार्च और अप्रैल के टाइम पे हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वसंत पंचमी। नॉर्थ इंडिया और ईस्ट में ज़्यादा सेलिब्रेट होता है, यूजुअली हम उस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, है ना। तो वसंत पंचमी, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में होता है, बैसाखी पंजाब में। सो दीज आर द फेस्टिवल्स विच आर यूजुअली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। क्लियर, आगे देखते हैं। यहाँ पर पहले इसको देख लो, हेमिस फेस्टिवल, लोसांग फेस्टिवल बोथ इन लद्दाख रीजन।
गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, लोहड़ी पंजाब, ओनम अगेन केरला, है ना। इनमें से देखो अगस्त और अक्टूबर के बीच में हम सेलिब्रेट करते हैं ओनम, जो कि केरला में होता है, एंड छठ पूजा जो कि बिहार में होती है, ठीक है। सो दिस वे climate is affecting our life, but this is the only way our life is being affected such happy way? No beta, our life is also being affected in a bad way due to the disasters which are coming due to the change in climate. अब ये climate change क्यों हो रहा है? Because of the human activities. Human intervention की वजह से इतना सारा जो change हो रहा है climate में, उसके वजह से कितने सारे disaster हमको हर साल मिलते हैं। इस साल तो कितने सारे दिख गए अलग अलग जगह पे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कितना न्यूज में आ रहा है, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, है ना। These are all the types of disaster. So that's why we have to study more about the disasters in detail. The first one is the cyclone that we have to study. Now what are cyclones? Usually normal भाषा में बोला जाए तो cyclone को बोलते हैं तूफान आ रहा है ना, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये किस जगह पे आता है? ये हमेशा कोस्टल एरिया में आता है। तो वो वाला स्टॉर्म, वो वाला तूफान जो कोस्टल एरिया में आता है, उसको हम बोलते हैं बेटा साइक्लोन। साइक्लोन कभी भी सेंट्रल इंडिया में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट कम्स एट इंडियन कोस्ट लाइन, स्पेशली द ईस्टर्न कोस्ट। इंडियन जो कोस्ट लाइन है, 2 कोस्ट लाइन हमारे पास, उनमें से भी ईस्टर्न कोस्ट में ज्यादा आता है। अगेन व्हाई? वी विल फाइंड आउट द रीजन। Some have been highly destructive, resulting in the loss of human, animal life, damaging the property, infrastructure, uprooting tree, causing the soil erosion. ये जितना भी डैमेज हो रहा है ना, इस सबको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे कैटेगराइजेशन के साथ। अभी आगे चलते हैं। अभी साइक्लोन को प्रिडिक्ट कौन करता है बेटा? कौन प्रिडिक्ट करके हमें बताता है? ऑब्वियसली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, द IMD, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। ये क्या बताते हैं? दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन देयर फॉर्मेशन, इवोल्यूशन एंड द प्लेस ऑफ लैंडिंग। ये कहाँ बन रहा है, कहाँ पर हिट करेगा, कितने दिनों में हिट करेगा, ऑल द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय IMD, ठीक है। और ये क्यों प्रोवाइड करवाते हैं इंफॉर्मेशन? सो दैट पीपल विल बी अलर्ट। उसके अलावा ये जो NDRF है, द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF। ये बेटा एक ऐसा स्पेशली ट्रेंड पीपल है, रहते हैं इसमें, बटालियंस होती हैं, जो कि इस टाइप के जब डिजास्टर्स होते हैं, भले वो नेचुरल हो या फिर मैनमेड हो, वहां पर जाके हेल्प कर सके, वहां पर जाके इवैक्यूएशन कर सके, ठीक है। तो इनके पास ये इंफॉर्मेशन जाती है एंड दे आर देन ऑन हाई अलर्ट, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड। ये साइक्लोन का फॉर्मेशन होता कैसे है, कैसे बनते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा? साइक्लोन कहाँ हिट कर रहे हैं? कोस्टल लाइंस में। और इंडिया की जो 2 कोस्टल लाइन है, उनमें सबसे ज्यादा हिट कहाँ पे हो रहा है? ईस्टर्न कोस्ट में। नाउ व्हाई इट इज सो? टू अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो 2 फैक्ट्स। बेटा हमेशा जो साइक्लोन है वो सी में ही ओरिजिनेट होता है, सी में ही प्रोड्यूस होता है, लैंड में कभी भी साइक्लोन प्रोड्यूस नहीं होता। दूसरा फैक्ट क्या चाहिए? यहां पर हमेशा वार्म वाटर होना चाहिए। जो साइक्लोन प्रोड्यूस होता है वो हमेशा वार्म वाटर वाले सी में प्रोड्यूस होगा, कोल्ड में प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों होगा ऐसा, समझ में आ जाएगा अभी डिटेल में। अभी पहले यहां देखो कि वार्म सी कहां पर है। बेटा इस साइड है आपके पास अरेबियन सी और इस साइड है आपके पास बे ऑफ बंगाल। अब थोड़ा ज्योग्राफी को ध्यान से देखो, यहां पर ये लैंड से पूरा इनक्लोज्ड लग रहा है ना हमारा ये जो बे ऑफ बंगाल है। अरेबियन सी थोड़ा खुला सा लग रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है बेटा, दोनों में हीट तो मिल रही है सन से, लेकिन यहां पर सन की हीट ज्यादा रिटेन हो पाती है क्योंकि ये इनक्लोज्ड है। ये वाला पूरा ओपन टाइप लग रहा है, तो थोड़ी बहुत हीट अगर रिटेन हो भी गई तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ड्यू टू द कंटिन्यूअस वाटर फ्लो, वाटर करंट। एम आई क्लियर? सो हमेशा इन दोनों के पानी में, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के वाटर में टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है। ये हल्का सा वार्म होता है, बे ऑफ बंगाल का पानी ज्यादा वार्म होता है इस साइड वाला। एम आई क्लियर? बस दिस इज द रीजन व्हाई ऑल द साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड हियर ज्यादातर। एम आई क्लियर? अब हमें समझना है कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। बेटा यहां से फिर से हम क्या पढ़ेंगे? सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज वाला कंसेप्ट जो आपने बहुत बार इस चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक है। देखो अभी तक हमें क्या पता पड़ा? साइक्लोन इज प्रोड्यूस्ड इन द वार्म सी। वार्म सी होगा तो उसके ऊपर की एयर वार्म होगी, एयर वार्म हो गई तो वो राइज भी हो जाएगी, ऊपर को राइज हो गई तो डिप्रेशन वाला एरिया क्रिएट होगा, और डिप्रेशन यानी लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होगा, तो कूल एयर फ्रॉम द सराउंडिंग वहां पर आएगी फटाफट से। इतना पता है पहले से? देखो ये मैंने आपको पिक्चर फॉर्म में बता दिया। यहाँ पर ये है पूरा आपका वार्म सी, यहां से वार्म एयर वार्म हुई, ऊपर राइज हो गई, लो प्रेशर सिस्टम। नाउ दिस ऑल एयर इज गोइंग टू कम हियर, ठीक है।
अब जब बेटा ये हवा यहाँ पर आएगी, ये वाली एयर, ये वाली विंड इधर आएगी, तो इसके साथ क्या होगा वो हमें समझना है। ये जब यहाँ को रश होके आती है ना इस लो प्रेशर सिस्टम में, ये सीधे सीधे नहीं जाती बेटा, ये यहाँ पर आने के बाद, इस लो प्रेशर सिस्टम में आने के बाद खुद भी वार्म होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सी है वो तो वार्म है ना, वो कंटिन्यूसली जो भी इसके ऊपर हवा आती रहेगी उसको वार्म करता रहेगा, उसको वो फ्यूल देता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आई ये वाली एयर भी इधर आके वार्म हो गई, तो फिर वो ऊपर जाएगी। अब ऊपर जाने का मूवमेंट कैसा है, बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट नहीं है, ये जाती है ऐसे स्पाइरल फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में जाते आते ऊपर को जाती है। ठीक है, अब जब ये ऊपर जाएगी बेटा, इस एयर के साथ और क्या जाएगा, लॉट्स ऑफ वाटर वेपर्स, क्योंकि ये कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये है ओशन में। ओशन में कितना सारा पानी है, इवेपोरेशन होगा, तो यहाँ पर बहुत सारे वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है, तो वार्म एयर अलोंग विद द वाटर वेपर राइजेस अप, और जैसे ही अप यानी एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड पे हमेशा टेम्परेचर लो होता है, तो जैसे ही ऊपर जाएगा टेम्परेचर लो हो गया, सारे के सारे वाटर वेपर कंडेंस होके क्या बनाएंगे, क्लाउड्स। अब ये क्लाउड्स जो बने यहाँ पर, ये जो क्लाउड्स बने, ये भी इस स्पाइरल फॉर्म में घूमना शुरू कर देते हैं, और फिर क्या होता है, ये स्टॉप नहीं होता बेटा, ये जो लो प्रेशर सिस्टम है कंटिन्यूस बना रहता है। जब तक वार्म सी के ऊपर ये पूरा विंड सिस्टम है, तब तक यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा, कंटिन्यूस यहाँ से और विंड आती रहेगी, वो भी वार्म होगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। सो ये क्लाउड का फॉर्मेशन बढ़ता रहता है, एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ये देखो, ये यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता जा रहा है, देखो क्लाउड बढ़ते जा रहे हैं। Am I clear? So this is the mechanism of cyclone formation. Clear? अब इसको मैंने प्रॉपर आपको लिख के दिया हुआ है, देखो यहाँ पर, warm sea, warm air rises, depression and cool air from the surrounding rushes. इतना हमें समझ में आ गया था। इसके आगे देखो क्या हुआ। Now the cool air also warms up. जो cool air उस depression area में आएगी वो भी गर्म होगी, and become moist and rises. On rising at higher altitude, जितना ऊपर जाएगी, water vapor condenses to form cloud. And these cloud rotate inward towards the center of the depression. ये cloud भी rotate करना start करते हैं। आगे, till the time this system remains over the warm water, it keeps on getting stronger and bigger, and this may result in the cyclone. जब तक ये system ocean पे रहेगा, ये continuous चलता रहेगा और ये cloud का formation बढ़ता रहेगा, और जिससे क्या होगा, बड़े से बड़ा cyclone बन सकता है वहां पर। ठीक है, if the low pressure system is intense and the wind speed are high, stronger cyclone will it create. बेटा जितना ज्यादा ये लो प्रेशर सिस्टम होगा, उतनी ज्यादा हर तरफ से वहां पे विंड आएगी, वो जल्दी गर्म होगी और ज्यादा से ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन बनने के चांस होते हैं उस केस में। Am I clear? So this way cyclone is produced. इसके आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन साइक्लोन के बारे में, दिस सैटेलाइट पिक्चर ऑफ द साइक्लोन, कितना डेंजरस लग रही है ना। यहाँ पर ये जो सेंटर में ये वेल टाइप दिख रहा है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड आई ऑफ साइक्लोन। इसके बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए। एंड आई ऑफ द साइक्लोन क्या होता है, एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इट इज ऑलवेज देयर, हमेशा साइक्लोन के सेंटर में होगा ये। इट इज द लोएस्ट प्रेशर इन द सिस्टम, सबसे ज्यादा लो प्रेशर इस पूरे सिस्टम में यहीं पर होता है। कहां पर, आई ऑफ द साइक्लोन में। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज क्लाउडलेस एंड काम, यहां पर बेटा क्लाउड्स नहीं होते, ना के बराबर होते हैं, क्योंकि जितने भी क्लाउड बन रहे हैं ना, वो तो चारों तरफ घूम रहे हैं ना इसका स्पाइरल उसमें। ठीक है, सो यहां पर इट इज ऑलमोस्ट क्लाउडलेस एंड इट इज काम। क्लियर? अब इस आई ऑफ साइक्लोन के चारों तरफ जो ये पूरा व्हील दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड वॉल ऑफ साइक्लोन। क्या बोलते हैं इसको, वॉल ऑफ साइक्लोन। देखो, इट इज सराउंडेड बाय द आई वॉल, आई का वॉल जो कि वॉल ऑफ साइक्लोन है। स्ट्रॉन्गेस्ट विंड एंड हेवीएस्ट रेन्स आर हियर, इस वाले पार्ट में पूरी स्ट्रॉन्गेस्ट विंड और हेवीएस्ट रेन होती हैं। ठीक है, चलो मूविंग हेड। एंड नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन। बेटा मैक्सिमम इफेक्ट्स आपको पहले से पता है, लेकिन क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है दैट व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स एंड इकोनॉमी, सो दैट्स व्हाई आई हैव डिवाइडेड ऑल द इफेक्ट्स इन दीज ऑल 4 कैटेगरीज। जितने भी इसके आगे हम डिजास्टर पढ़ेंगे, उनके इफेक्ट हम इसी कैटेगरी में पढ़ेंगे, सो दैट यू कैन गेट अ आंसर ऑल्सो। ठीक है, देखो ह्यूमन पे क्या इफेक्ट होगा बेटा साइक्लोन का, लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, और उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज हो सकते हैं। एनिमल पे क्या होगा, ड्राउनिंग हो सकती है, अगेन लॉस ऑफ लाइफ इज ऑलवेज देयर। उसके अलावा दे माइट बी शॉर्टेज ऑफ फूड, अगर इतना बड़ा साइक्लोन आ गया तो सप्लाई खत्म हो जाएगी खाने पीने की, तो वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फूड हो सकती है। प्लांट में क्या होगा, क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड, अपरूटिंग ऑफ प्लांट, दिख ही रहे कितने प्लांट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए, अपरूटिंग ऑफ प्लांट हो जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। इकोनॉमिक लाइफ कैसे,
जो डैमेज होगा बेटा रोड को, इलेक्ट्रिसिटी को, कम्युनिकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको रिपेयर में, करने में, बनाने में इकोनॉमी तो जाएगी ना हमारी. सो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक लॉस. Am I clear? चलो, मूविंग हेड. एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द अनदर डिजास्टर, दैट इज फ्लड. बेटा फ्लड को हमें दो कैटेगरी से पढ़ना है, फ्लड इन प्लेन्स एंड फ्लड इन माउंटेन रीजन्स, क्योंकि दोनों जगह पे जो फ्लड आता है उसका नेचर अलग होता है और उससे जो डिजास्टर होते हैं वो भी अलग टाइप के होते हैं. ठीक है, पहले देखते हैं फ्लड इन प्लेन्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन? प्लेन मीन्स द फ्लैट लैंड, जहां पे कोई भी स्लोप नहीं है. और अगर कहीं पर स्लोप नहीं है तो वहां पर अगर पानी एकदम से ओवरफ्लो हो गया तो क्या होगा, वहां पर एकदम से वाटर क्लॉगिंग हो जाती है, वाटर स्टेगनेंट हो जाता है ना. दिस इज द सिचुएशन. ठीक है, तो ऐसी जगह पे यानी फ्लैट लैंड में जब पानी आएगा तो वो एक जगह जाके रुक जाएगा, वो फ्लो नहीं होगा, वो रुक जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्लड. इट अकर्स व्हेन वाटर ओवरफ्लो इनटू अ नॉर्मली ड्राई लैंड. ये जो वो सूखा रहने वाला लैंड है वहां पे एकदम से बहुत ज्यादा पानी आ गया तो वहां पर फिर क्या होता है, ये स्टेगनेंट हो जाता है. सो ये ओवरफ्लो कहां से हुआ? अब ये ओवरफ्लो इस जगह पे पानी कहां से आया? लेट्स फाइंड आउट द रीजन. द फर्स्ट वन, नेचुरल कॉजेज. नेचुरली क्या कॉज हो सकते हैं? एकदम से बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो जाए, बहुत ज्यादा बारिश अगर आएगी तो वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता यहाँ पर. यहाँ की जो मिट्टी होती है वो इस टाइप की नहीं होती कि इतने सारे पानी को एकदम से एब्जॉर्ब कर सके, सीप इन कर सके, तो फिर पानी रुक जाता है ना. तो देखो यहाँ पर, ड्यू टू हैवी रेनफॉल जनरेटिंग अ ह्यूज रन ऑफ वाटर दैट द लैंड कैन नॉट एब्जॉर्ब. दिस इज द फर्स्ट नेचुरल रीजन. सेकेंड नेचुरल रीजन क्या हो सकता है? ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द वाटर बॉडीज. अगर आसपास कोई रिवर होगी उसमें एकदम से बहुत ज्यादा पानी आ गया तो उस केस में भी वो जो पानी एक्सेसिव होता है उस रिवर में वो बाकी जगह स्प्रेड हो जाता है लैंड में एंड कॉज द फ्लड सिचुएशन. ठीक है, सो दीज आर द नेचुरल वेज. नाउ व्हाट आर द मैन मेड वेज? मैन मेड वेज भी तो हो सकते हैं ना. देखो बेटा, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? ड्यू टू एन ओवरबर्डन्ड ड्रेनेज सिस्टम. बेटा अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, ओवन बर्डन यानी क्लॉगिंग होगी, क्लीनिंग नहीं हुई होगी, तो ऐसे में भी फिर पानी नहीं जा पाता. दूसरा, पुअरली प्लान्ड कंस्ट्रक्शन ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ वाटर. कंस्ट्रक्शन मर्जी है, कहीं पे भी घर बना दिया, कहीं पे भी कुछ भी कर दिया, कोई प्लानिंग ही नहीं है, तो ऐसे में भी ये क्या करते हैं, वाटर ड्रेनेज को ब्लॉक कर सकता है. नेक्स्ट, अर्बन कंक्रीट सरफेस डोंट अलाउ वाटर टू बी एब्जॉर्ब बाय द अर्थ. इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो चुका होता है तो अर्बनाइजेशन में क्या यूज करते हैं? कंक्रीट फ्लोर यूज करते हैं. तो ऐसे में क्या होगा, कंक्रीट अगर फ्लोर होगा तो पानी अब्जॉर्बेशन वैसे नहीं होगा. ठीक है, सो दीज आर द ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर क्रिएटिंग द सिनेरियो ऑफ फ्लड इन द प्लेन एरियाज. क्लियर? चलो आगे देखते हैं. नाउ हियर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फ्लड. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट होता है? ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट होगा? डैमेज टू द प्रॉपर्टी. अगर इतना पानी कहीं रुक गया सोचो तो जो घर में जो प्रॉपर्टी होगी वो डैमेज हो जाएगी, है ना. उसके बाद फूड सप्लाई रुक सकती है, कितने सारे डिजीज इससे प्रोड्यूस हो सकते हैं. यस, सो डैमेज टू द प्रॉपर्टीज, शॉर्टेज ऑफ फूड, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, इफेक्ट ऑन ह्यूमन. व्हाट अबाउट एनिमल्स? ड्राउनिंग, शॉर्टनिंग ऑफ फूड, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब एनिमल्स पे हो सकता है. इसके अलावा प्लांट्स, सबमर्ज्ड ऑफ क्रॉप, जितनी भी खेती होगी सारी डूब जाएगी इसमें, तो सबमर्जिंग ऑफ क्रॉप. इसके अलावा इकोनॉमिक लाइफ कैसे बेटा? हैवी डैमेज टू द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड प्रॉपर्टी. यहाँ पे प्रॉपर्टी में डैमेज हो जाएगा, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पूरा खराब हो जाएगा, कितनी कितनी गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं ऐसे में. ठीक है, सो दीज आर द डैमेजेस ड्यू टू द फ्लड इन द प्लेन एरियाज. Am I clear? चलो मूविंग अहेड. एंड नाउ फ्लड इन द हिमालयन रीजन. बेटा हिमालयन रीजन यानी जो माउंटेन रीजन है. ठीक है, अब यहाँ पर जब फ्लड आता है तो कैसी सिचुएशन होती है? बेटा प्लेन एरिया में जब पानी आया तो वो स्टेगनेंट हो गया, वो रुक गया, वो मूव नहीं कर पा रहा था. लेकिन अगर हिमालयन रीजन या फिर किसी भी माउंटेन रीजन में फ्लड आएगा तो वो रुकेगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट. वो एकदम स्पीड पकड़ के नीचे को आएगा और ये स्पीड पकड़ के आने की वजह से इसको बोला जाता है फ्लैश फ्लड. एकदम से बहुत सारा पानी आता है और सब कुछ बहा के ले जाता है, फ्लैश फ्लड. ठीक है, हैव अ लुक हियर. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस फ्लैश फ्लड? अब ये एकदम से इतना सारा पानी आया कहां से, पहले वो रीजन देखते हैं. बेटा ये पानी जो एकदम से आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स. ठीक है, देखो यहाँ पर, ड्यू टू ग्लेशियर लेक ओवरफ्लो. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ग्लेशियर लेक? बेटा ग्लेशियर्स में जब पानी मेल्ट होता है तो कई बार वो पानी वहीं रुक जाता है बिटवीन द बैरियर्स ऑफ द रॉक्स एंड आइस. ये रॉक्स एंड आइस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसकी वजह से पानी वहीं रुक के स्टेगनेंट हो जाता है, गिविंग यू द लेक काइंड ऑफ कंडीशन. दैट्स व्हाई ग्लेशियर लेक. ठीक है, अब अगर ये बैरियर जो रॉक एंड आइस का बना
अगर ये किसी भी रीजन से टूट गया, मान लो जो आइस है वो मेल्ट हो गई, या फिर बहुत एकदम से हैवी रेनफॉल हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, अगर उसके वजह से ये बैरियर टूटा तो क्या होगा, ये सारा का सारा पानी जो लेक में है वो एकदम से नीचे आएगा, गिविंग यू द फ्लैश फ्लड कंडीशन. यस, एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल बर्स्ट. ग्लेशियल बर्स्ट हो गया बोलते हैं. ठीक है, पढ़ के देखो. If the glacier melt too fast or due to high rainfall, the buildup of the pressure can cause the water to break through the barrier, and this is called glacial burst. ठीक है, and this will give you the flash flood condition. और बेटा ये जो फ्लड आता है, दिस इज मोर डिस्ट्रक्टिव देन द प्लेन वाला फ्लड. जो इससे पहले वाला फ्लड देखा था ना प्लेन एरिया में, वो उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता. दिस कैन कॉज अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ठीक है, हैव अ लुक हियर. It has more devastating consequences for the people and property than the normal flood. अब ये जो हमने पढ़ा ये तो नेचर का तरीका है. Now where is the human intervention? बेटा human intervention is global warming. जो ये melting हो रही है ग्लेशियर की, वो क्यों हो रही है? It is all because of the human activities, the pollution. ठीक है, so what are the human activities here? Global warming due to the air pollution. Clear? Now where we have seen such type of glacial burst or these flash floods, there is one, don't miss it out, में दिया हुआ है आपको बेटा. in 2013 उत्तराखंड experienced a sudden glacial burst caused by the continuous heavy rain. और ये कहाँ आया था? केदारनाथ में आया था. कितना वहां पर लाइफ का डैमेज हुआ था. ठीक है, देखो यहाँ पर here areas around the India's important sacred site like Kedarnath temple were completely destroyed in this. Several villages were washed away in the floods along with many roads and bridges also. Altogether about 6,000 people, many of the temple pilgrims lost their lives. इतना ज़्यादा ये डिस्ट्रक्टिव था this glacial burst. ठीक है, उसके अलावा बेटा जो फ्लैश फ्लड आ रहे हैं अभी 2025 में, देखो कहाँ कहाँ आ गए हैं. ये किश्तवाड़ JNK में आ गया है, धराली उत्तराखंड में आ गया है, मंडी कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर ये फ्लैश फ्लड आए हैं इसी साल. ठीक है, चलो बेटा इसके जो आगे कॉन्सिक्वेंसेज हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे. पहले हम चलते हैं नेक्स्ट डिजास्टर पे, दैट इज लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड को पहले क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज लैंडस्लाइड इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय दी फ्लैश फ्लड. जब फ्लैश फ्लड होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, वो सब चीजें बहा के नीचे ला रहा होता है. यानी ऊपर का जो टॉप सॉइल है, यस, जितने भी घर हैं, पेड़ हैं, उन सबको वो नीचे को खींच के लेके आ रहा है. सो लैंडस्लाइड तो वहां पे होता ही है. उसके अलावा लैंडस्लाइड कब हो सकता है? अगर अचानक से अर्थक्वेक आ जाए किसी माउंटेन वाले एरिया में. अच्छा बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान दो, लैंड स्लाइड हो रहा है तो स्लाइड हो रहा है इसका मतलब स्लोप चाहिए, तो यानी लैंड स्लाइड कहाँ होगा? ऑलवेज इन द माउंटेन रीजन. ठीक है, देखो यहाँ पर अ लैंडस्लाइड इज द सडन कोलैप्स ऑफ रॉक, सॉइल एंड डेब्रीज. लैंडस्लाइड्स आर कॉमन इन हिली एरियाज, mountain regions such as Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh as well as the Western Ghats and hilly regions. जितने भी हिली एरियाज हैं वहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है. ठीक है, नाउ कैसे होता है? व्हाट आर द ट्रिगर? हेवी रेन, अगर बहुत एकदम से रेन आ गई, फ्लैश फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, तो ये है नेचुरल कॉज. इसके अलावा मोर कॉमन ड्यूरिंग द मॉनसून, जब बारिश का टाइम होगा तो उस टाइम पे ये ज्यादा हो सकता है. ठीक है, नाउ What are the human activities? कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है? Let's check it out. The first one is cutting down of the forest. बेटा फॉरेस्ट इस पूरे लैंड को होल्ड करके रखता है. अगर फॉरेस्ट सारे कट गए तो ऊपर का सॉइल लूज हो जाएगा, वो एकदम से कभी भी बह के नीचे आ सकता है. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट. नेक्स्ट, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट फॉलोइंग द अप्रोप्रिएट मेथड. अगर यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दिया, कोई घर बना दिया जो कि प्रॉपरली डिजाइन नहीं है, तो वो भी गिर के साथ में और चीजें भी लेके आएगा. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टू मेनी बिल्डिंग्स दैट ब्लॉक द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर. एकदम से बहुत सारे घर बना दिए और ऊपर से पानी एकदम फ्लो होके आया, तो कैसे फ्लो होगा फिर वो सारे घर को भी बहा के ले जाएगा, तो लैंडस्लाइड. Am I clear? चलो मूविंग अहेड. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लैश फ्लड एंड लैंडस्लाइड, दोनों को हम साथ में कवर करेंगे. ठीक है, पहले देखते हैं ह्यूमंस पे. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ह्यूमन? बेटा ऑब्वियसली लॉस ऑफ लाइफ इज ऑलवेज देयर, है ना. सडन डेथ्स, इंजरीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, एकदम से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, पता भी नहीं पड़ता लोगों को. एनिमल्स में क्या होगा? ड्राउनिंग, शॉर्टेज ऑफ फूड, ड्रिंकिंग वाटर. ये तो बेटा हर जगह कॉमन है ये वाला, है ना. ड्राउनिंग, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड शॉर्टेज ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर. इसके आगे प्लांट्स क्या होगा? सारे प्लांट्स एंड फॉरेस्ट जो होंगे वो सारे अपरूट हो जाएंगे. अपरूट होगा ये, अपरूट एंड सॉइल इरोजन.
उसके अलावा इकोनॉमिक लाइफ, जितने भी रोड बनते हैं, वहां रोड होती हैं, डैम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एवरीथिंग विल बी बैडली अफेक्टेड एंड ऑब्वियसली इट विल टेक द रिपेयर कॉस्ट। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द अनदर डिजास्टर दैट इज फॉरेस्ट फायर, जो कि बहुत कॉमनली आपने पहले पढ़ा भी होगा। ठीक है, व्हाट इज फॉरेस्ट फायर? बेटा जब फॉरेस्ट में कभी अनकंट्रोल्ड फायर हो जाती है, जो कि एकदम से बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाए, उसको हम फॉरेस्ट फायर बोलते हैं, है ना। दिस इज समथिंग लाइक दैट, ऐसी कंडीशन हो जाती है। अब ये क्यों होती है? इट इज ऑफन फ्यूल्ड बाय ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन, ड्रॉट कंडीशन और हाई विंड। बेटा बहुत सूखा अगर पड़ा है, सारे सूखे पत्ते अगर जंगल में हैं, तो उस कंडीशन में ये ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन कैसे है? बेटा ह्यूमन केयरलेसनेस इज अनदर कॉज ऑफ दिस फॉरेस्ट फायर। क्या केयरलेसनेस? मान लो फॉरेस्ट के पास गए, आसपास गए और कैंप फायर करा या बॉन फायर करा और उसको बुझाया ही नहीं, बिना ऐसे जलता हुआ छोड़ के आ गए, तो दैट इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ दिस फॉरेस्ट फायर। ठीक है, थ्रोइंग बर्निंग सिगरेट अनदर कॉज, वहां गए सिगरेट पी, वहीं छोड़ दिया ओपन, ऐसे बिना बुझाए उसको। नॉट एक्सटिंग्विशिंग कैंप फायर पढ़ लिया हमने। बर्निंग वेस्ट नियर द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के आसपास वाले अगर बर्निंग वेस्ट जला दें, उसको प्रॉपरली फिर एक्सटिंग्विश ना करें, देन इट कैन हैपन। लीविंग ग्लास और प्लास्टिक वेस्ट। नाउ व्हाई इट इज सो? बेटा जो ग्लास और प्लास्टिक वेस्ट, शाइनी प्लास्टिक वेस्ट होते हैं, वो कई बार मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट करते हैं, और मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो कंसंट्रेट होके जो भी वहां पे मटेरियल होगा सूखा हुआ, उसको हीट देंगे। इग्निशन टेम्परेचर आपने अगर साइंस में पढ़ा हो तो, ठीक है, तो वो से क्या होगा, एकदम से आग लग जाती है। Am I clear? So these are some of the human reason why human activities can cause this forest fire. ठीक है, आगे देखते हैं। होते कहाँ पर ज्यादातर ये, जहां पर फॉरेस्ट होगा ऑब्वियसली। सो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट्स, इन सब जगहों पर देखा जाता है। ठीक है, देखो आगे। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर? ह्यूमंस पे क्या होगा बेटा, एकदम से इतना सारा स्मोक प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे एयर क्वालिटी खराब हो जाएगी, सो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। लॉस ऑफ होम नियर द फॉरेस्ट, जितने भी लोगों का घर फॉरेस्ट के आसपास होगा उसमें डैमेज हो सकता है। एनिमल में क्या होगा, जितने भी वाइल्ड लाइफ होंगे उस फॉरेस्ट की वो सारी किल हो जाएंगी, सो वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन, उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्लांट्स में, प्लांट्स एंड वेजिटेशन तो वो वैसे ही खत्म है, सारा सब कुछ ही गया है ना। उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी भी खत्म हो जाती है। सो प्लांट्स एंड वेजिटेशन डिस्ट्रॉयड एंड सॉइल फर्टिलिटी ऑल्सो रिड्यूस्ड। इसके अलावा इकोनॉमिक कैसे है बेटा, इकोनॉमिक लाइफ, लॉस ऑफ टिम्बर, इतना बड़ा अगर फॉरेस्ट गया तो उसमें जितनी भी लकड़ी थी वो भी तो गई, तो लॉस ऑफ टिम्बर, रिसोर्सेज, टूरिज्म, कॉस्ट ऑफ फायर फाइटिंग, एवरीथिंग, दिस ऑल इज कॉजिंग द इकोनॉमिक लॉस। Am I clear? चलो मूविंग अहेड। नाउ बेटा जितने भी हमने यहाँ पे डिजास्टर पढ़े, व्हाई दे आर हैपनिंग, समवेयर देयर इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लाइमेट चेंज ओनली। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? ये तो हमें समझ में आ रहा है कि जो नॉर्मल क्लाइमेट होना चाहिए किसी भी रीजन का, उसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है, लेकिन अगर इसको एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए तो कैसे करेंगे? व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू द सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द क्लाइमेट। अगर बहुत लंबे टाइम तक कोई एक चेंज दिख रहा है आपको किसी एरिया के क्लाइमेट में, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे। दिस मे बी ऑन द स्केल ऑफ अ प्लैनेट और अ रीजनल स्केल। बेटा ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये प्लैनेट हमारे, देखो अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो ये ग्लोबल स्केल पे हो रहा है, रीजनल स्केल पे भी होता है। अगर आपने कभी सुना हो तो जैसे दिल्ली है, उसका जो पोल्यूशन लेवल है वो इंक्रीज होते जा रहा है, उसका क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, एक रीजनल स्केल, किसी एक सिटी का भी क्लाइमेट चेंज हो सकता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर, इट इन्वॉल्व्स द शिफ्ट इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड वेदर इवेंट्स। बेटा जो क्लाइमेट चेंज हुआ, इससे हमें क्या इफेक्ट पता पड़ते हैं? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कितने ज्यादा गर्मी होने लग गई आजकल, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो गया है, उसके अलावा भी और भी कई सारे वेदर इवेंट्स हम देख सकते हैं जो चेंज हो रहे हैं, कुछ तो हमने समझ भी लिया ऑलरेडी। ठीक है, आगे देखो, सिंस 19th सेंचुरी क्लाइमेट चेंज हैज बीन लार्जली ड्रिवन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। द मेन रीजन फॉर क्लाइमेट चेंज इज ह्यूमन एक्टिविटीज। कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टफुल प्रोडक्शन, दीज आर सम ऑफ द रीजन। इनमें से बेटा ये 3 आपने पहले कहीं ना कहीं छोटी जूनियर क्लास में समझे हुए हैं। डिफॉरेस्टेशन आपको पता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतनी जो इंडस्ट्रीज बन रही है वहां से जो पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है, एवरीथिंग इज अफेक्टिंग द क्लाइमेट। इसके अलावा वेस्टफुल प्रोडक्शन, जो हम इतना नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द क्लाइमेट। अब यहां पर आपको इस पे ध्यान देना है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, हाउ इट इज अफेक्टिंग द क्लाइमेट। ठीक है, देखो अब पहले तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, कुछ तो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं,
थोड़ा डिटेल तो हमने पढ़ा हुआ है ना क्लास 6 में। फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं? नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, अब यहां पर बेटा फॉसिल फ्यूल क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। वाई? क्योंकि उनको जलाने से आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? When remains of plants and animals that died millions of years ago were buried deep under the layers of soil and under the sea. ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ देखो, जो मिलियंस ऑफ ईयर पहले प्लांट्स और एनिमल्स मर गए, वो अगर रॉक या सॉइल के अंदर जाके दब गए, या फिर अगर वो सी के बेड जो होता है उसके अंदर जाके दब गए, तो अगर इतने अंदर जाके कोई चीज दबेगी तो उस पर क्या होगा बेटा? बहुत हाई प्रेशर होगा, और अर्थ के अंदर क्या है? बहुत हाई टेम्परेचर भी। तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, दीज आर द टू कंडीशन। ठीक है, सो यहां पर क्या हुआ? ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर स्लोली दीज रिमेन्स टर्न्ड इनटू कोल, पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बेटा फॉसिल फ्यूल के यूज से क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज फॉसिल फ्यूल को यूज करने से, यानी उनको जलाने से गैस प्रोड्यूस होती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, देखो, द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल इज द मेन रीजन फॉर दिस ग्लोबल वार्मिंग। Why it is the reason for global warming? Again, we have to understand here in detail. Greenhouse effect that is causing the global warming. ठीक है, अब पहले ये समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ठीक है बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है CO2 या फिर और भी कई सारी गैस है जो कि आपके सिलेबस में नहीं दी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। वैसे उसमें से एक मीथेन है और बाकी कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। अभी आप कार्बन डाइऑक्साइड पे ध्यान दो। ठीक है, तो होता क्या है देखो, यहाँ पर ये पूरा मान लो सन से रेडिएशन अंदर आती है। अब जब सन से रेडिएशन आती है बेटा, वो अलग अलग टाइप की होती हैं। कभी सीनियर क्लास में जाओगे ना, जब जाओगे ऑब्वियसली जाओगे, तो वहां पर आप डिफरेंट वेवलेंथ्स के बारे में पढ़ोगे। तो ये अलग अलग वेवलेंथ्स की यहाँ पर सन की रेडिएशन आती हैं। जब ये अंदर आती हैं तो इनकी वेवलेंथ ऐसी होती है कि ये जो गैस की लेयर है ये उनको रोक नहीं पाती, ये अंदर आ जाती है अर्थ के। ठीक है, अब अंदर आने के बाद जब ये अर्थ पे आती है तो बेटा अर्थ की सरफेस इसको रिफ्लेक्ट भी करती है। ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस ने इसको रिफ्लेक्ट किया। अब रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये वाला, यहाँ पर जो CO2 और बाकी सारी गैस हैं, वो जो रिफ्लेक्ट हुआ ना, जो रेडिएशन, उसको बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है, वो वेवलेंथ होती है, वो इस टाइप की होती है कि वो CO2 उसको आराम से रोक सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, रेडिएशन यानी हीट रेडिएशन अंदर आई, बाहर नहीं जा पाई, तो क्या हो रहा है, ये अर्थ को वार्म करके रखता है। ये मैकेनिज्म अर्थ को वार्म करके रखता है, और थोड़ा बहुत ये हमें चाहिए। इट इज रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनिंग द लाइफ इन द अर्थ। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, अर्थ के लिए एक लिमिट तक अच्छा है, जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन हो पा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग कैसे आ गई बेटा? ग्लोबल वार्मिंग इसलिए आ गई क्योंकि यहाँ पर ये CO2 का प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गया ना, जितना नेचर में होना चाहिए उससे मेनी फोल्ड बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल को कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, और जो बाकी सारी गैस होती है ग्रीन हाउस वाली, वो भी प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसे में क्या हुआ, ये कंटिन्यूस लेयर थिक होती जा रही है। ये जो हीट रेडिएशन को ट्रैप करने वाली लेयर है ये थिक होती जा रही है। तो ऐसे में क्या होगा, कंटिन्यूस सन रेज आ रही है अंदर, लेकिन वापस नहीं जा पा रही है, ये सब यहीं पे ब्लॉक, इधर ही पे रुक गई। अब अगर इधर पे रुक गई तो एकदम से क्या होगा, ये जो टेम्परेचर है हमारी अर्थ का, क्लाइमेट का, वो एकदम से इंक्रीज होगा। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। एम आई क्लियर? सो इससे बेटा आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नॉट अ बैड थिंग। अंडर द लिमिटेड कंट्रोल इट इज अ गुड थिंग फॉर अर्थ। लेकिन जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन आ गया, जहां पर ह्यूमंस ने ये CO2 प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, फिर ये बन गया हमारे लिए कर्स। ठीक है, देखो मैंने पूरा लिख के दिया हुआ है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, इट इज द नेचुरल प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर रिलीज्ड ग्रेजुअली इनटू द एटमॉस्फेयर एंड ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन and prevent it from escaping back. This is called natural greenhouse effect and it warms the earth enough to support life. इसके वजह से अर्थ में एक प्रॉपर वार्मथ रहती है, जिससे कि लाइफ सपोर्ट करता है वो। ठीक है, नाउ in the past few centuries due to human activities there is a release of enormous amount of greenhouse gases यानी कार्बन डाइऑक्साइड। Now due to this sudden increase trap the extra heat. इस सडन इंक्रीज ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैस ने क्या किया, एकदम से हीट को ट्रैप कर दिया, कॉजिंग द रैपिड ग्लोबल वार्मिंग
and disrupting the climate pattern that plants, animals and human society have adapted to over the 1000 years ago. जितना भी हम ये अडेप्शन हमने किया है बेटा अपने क्लाइमेट में, वो एकदम से वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमको उसका इफेक्ट अब पता पड़ रहा है. अंडरस्टूड? चलो मूविंग हेड. नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज. ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं बेटा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं? कुछ तो हमने ऑलरेडी समझ लिया जब हम डिजास्टर पढ़ा था. अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, फटाफट से इनको देख लेते हैं. फर्स्ट वन, शॉर्टर एंड माइल्डर विंटर्स. बेटा अगर आपको याद हो, इसी साल जो विंटर्स थी वो बहुत माइल्ड थी और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आई, और समर्स कितने ज़्यादा थे. समर्स का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हो गया आजकल, है ना. तो माइल्डर एंड शॉर्टर विंटर्स. द कंट्रीज एवरेज टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 1 to 3 डिग्री. इसीलिए समर्स में टेम्परेचर ज़्यादा होते जा रहा है. As a result of which winter was much shorter and milder than usual. तो समर बढ़ता जा रहा है, विंटर का ड्यूरेशन छोटा होते जा रहा है. नेक्स्ट वन, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर. बेटा हमने देखा एग्रीकल्चर पूरा किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट पे. कब सर्दी होगी, कब गर्मी होगी, उसके बेसिस पे जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप को सो करते हैं. लेकिन अगर यही चेंज हो गया तो क्या होगा? सारा इम्पैक्ट किस पे जाएगा? एग्रीकल्चर पे जाएगा. रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड ड्यू टू चेंज इन द ग्रोइंग सीजन एंड द फूड इनसिक्योरिटीज आर देयर. ठीक है. नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ग्लेशियर्स, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड आ रहे हैं. सो पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, रेजिंग द सी लेवल ऑल्सो. फ्लैश फ्लड के साथ साथ बेटा जो ये वाटर है वो कहाँ जा रहा है? अल्टीमेटली सी पे जा रहा है. तो सी लेवल इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. इसके बाद एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो हमने डिजास्टर्स पढ़े वो, यहाँ पर मोर फ्रिक्वेंट फ्लड्स, लैंडस्लाइड, स्टॉर्म्स एक्सेट्रा. ठीक है. इसके बाद इकोनॉमिक लॉस, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है. कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे डैमेज होता है. सो डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज्ड डिजास्टर मैनेजमेंट कॉस्ट, सो दिस इज कॉस्टिंग अस इकोनॉमिकली ऑल्सो. एम आई क्लियर? आगे चलते हैं. नाउ हाउ कैन वी फेस दिस चैलेंज. बेटा हम लोग को पता है कि इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस टाइप से डिजास्टर भी आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? देयर आर सम पॉइंट्स दैट यू शुड नो. फर्स्ट वन, नो द कॉज एंड द इफेक्ट. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है, उसका कॉज क्या है और उसका इफेक्ट यानी डिजास्टर कैसे कैसे हो सकते हैं, वो हमने पढ़ा अभी, है ना. सो अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर हेल्प अस टू प्रिपेयर बेटर फॉर दीज चैलेंजेस. इससे हम क्या हो सकता है, अगर हमको पता रहेगा कि इससे डिजास्टर आने वाला है तो हम अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. उसके अलावा हम उस चीज़ को कम भी कर सकते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है. ठीक है. आगे देखो, adopting the green practices. Green practices मतलब environmental friendly practices. So use eco-friendly methods such as saving energy, reducing waste, planting more trees. तो इस तरीके से कुछ आप एक्टिविटीज कर सकते हो जो कि environment friendly हो. नेक्स्ट है building the resilience. What is the resilience? Meaning of resilience क्या होता है बेटा? Facing the problem and overcoming it. That is the meaning of resilience. ठीक है. So prepare communities for disaster with early warning. Stronger infrastructure should be made. Awareness program should be there. जिससे क्या होगा? This way they can withstand or recover quickly from the difficulties. अगर लोगों को पता रहेगा, अवेयरनेस रहेगी कि कैसे हमको मैनेज करना है अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे में क्या होगा? They can recover quickly from that difficulty. ठीक है. इसके अलावा बेटा गवर्नमेंट को एक्शन लेने चाहिए ऑब्वियसली, है ना. तो गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है? Countries to promote measure of climate mitigation like cutting greenhouse gases, switching to renewable energy and efficient uses of resources. बेटा गवर्नमेंट को बड़े स्केल पे ऐसे कुछ प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे कि कंट्री लेवल पर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका एमिशन कम हो सके. एंड गवर्नमेंट शुड प्रमोट सच पीपल हु आर यूजिंग और रिसर्चिंग द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है. सो दैट सम बिग चेंज कैन हैपन. इसके अलावा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल. Here we comes. Simple choices like saving electricity, using public transport, recycling, etc. can help a lot. So this is what we can do on small scale. Every individual can help it up. I hope these all changes can bring some positive changes in climate. ठीक है. चलो. With this, we are done with this chapter. I hope you were able to understand each and every concept of this chapter. But still, having any doubt or facing any difficulty, what are you supposed to do? Comment. I will revert back there. ठीक है. चलो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. बाय बाय.